दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल की एक और नई वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है, जो चीजें ट्रेंड कर रही है वो क्यों ट्रेंड कर रही हैं और कुछ ऐसे ट्रेंड जिसके पीछे बीजेपी आईटी सेल का हाथ है। ये सब बताता हूं, साथ ये भी बताता हूं कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जिनको ट्रेंड करना चाहिए, जिससे हमारे देश को फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी वो खबरें ट्रेंड नहीं कर रही हैं, उसके बारे में प्राइम टाइम डिबेट्स नहीं हो रही हैं, अर्नब गोस्वामी उन चीजों के बारे में हल्ला नहीं मचा रहे। तो ऐसी खबरें आखिरकार कौन सी हैं? तो आज एक बहुत बड़ी ऐसी खबर है जिसके बारे में डिबेट्स होनी चाहिए, जिसको ट्रेंड करना चाहिए, जिसको लेकर हल्ला मचाना चाहिए लोगों को, लेकिन ऐसा यकीनन नहीं होगा। वो खबर क्या है वो आगे चल के आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में। पहला ट्रेंड आज सुबह से जया बच्चन का ट्रेंड चल रहा है। जया बच्चन ट्रेंड कर रही है सारे प्लेटफॉर्म्स पे। उन्होंने राज्यसभा में 0R नोटिस देके एक बात बोली है कि फिल्म इंडस्ट्री को डिफेम करने की एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और जो बात दोस्तों उन्होंने बोली है पार्लियामेंट के पटल पे, जो बात उन्होंने बोली है वो पूरी तरीके से सही है मुझे लगता है, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है। और कंगना रनौत जिन्होंने अपनी लड़ाई शुरू करी थी, जिन्होंने ये कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई करने के लिए बाहर निकली हैं, आज की डेट में उनकी लड़ाई में सुशांत सिंह राजपूत कहीं नजर नहीं आता है। आज की डेट में उनकी लड़ाई में कोई जस्टिस की बातें नहीं होती हैं। आज की डेट में उनकी लड़ाई में सिर्फ बातें हो रही हैं कि किस तरीके से कंगना रनौत जो है वो अपने पॉलिटिकल कार्ड्स प्ले करें। आज कंगना रनौत को बहुत दिक्कत हो रही है। जया बच्चन ने पार्लियामेंट में ये बात बोली है कि एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। आज कंगना रनौत बैठे बैठे घर में ये सोच रही हैं कि मैं आखिरकार ये राज्यसभा में कब जाऊंगी, मुझे राज्यसभा की टिकट जो मोदी जी ने मुझे वादा किया था वो कब देंगे आखिरकार। इस चीज को लेके आज कंगना रनौत डेफिनेटली बहुत चिंतित होंगी। और जब वो चिंतित थी तो उन्होंने जया बच्चन के इस पूरे स्टेटमेंट के ऊपर भी एक टिप्पणी दे दी। और वो टिप्पणी इतनी अभद्र और इतनी घटिया टिप्पणी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं आगे चल के। पहले जया बच्चन ने जो ये बात बोली, उस बात का प्राइमरीली रीजन जो था वो ये था कि कल रवि किशन ने ये बोला था कि ड्रग्स का जो जाल है हमारे देश में वो फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू और ज्यादा फैलता जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है ड्रग्स लेने के ऊपर। पंजाब से ड्रग्स आ रहे हैं और भी अलग अलग स्टेट से ड्रग्स आ रहे हैं, और इस चीज के ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए। ये गलत हो रहा है हमारी सोसाइटी में, कल रवि किशन ने बोला था। दोस्तों ये वही लोग हैं जो उड़ता पंजाब जो पिक्चर आई थी, जब उस समय पे इन लोगों ने सबसे ज्यादा हंगामा काटा था, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब में बीजेपी के अलाइस की सरकार थी, अकाली दल की सरकार थी, और ड्रग्स को हाईलाइट करने के लिए वो मूवी अनुराग कश्यप ने बनाई थी। और इस चीज को लेकर एक एक्सपोजे किया था कि आखिरकार पंजाब में ड्रग्स का रैकेट किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से जो सेलिब्रिटीज हैं वो ड्रग्स में घुसे हुए हैं और ड्रग्स में बड़े बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। फाइनली दोस्तों ये हुआ कि उस पिक्चर में से बहुत सारे सीन्स जो हैं वो डिलीट करा दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार ड्रग्स का इतना बड़ा रैकेट पंजाब में फैला कैसे है। तो आज ये जो ड्रग्स के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक समय पर इसी जो ड्रग्स का मैटर है उस पर पिक्चर जब बनी थी वो रो रहे थे, पूरी तरीके से तिलमिला रहे थे। तो इनकी हिपोक्रेसी इससे सामने आ जाती है। जया बच्चन ने ये जो बात बोली है उसका आधार रवि किशन जी हैं। रवि किशन जी के साथ साथ कंगना रनौत जी भी हैं, कैसे उनको भूल सकते हैं, जिनकी लड़ाई शुरू ही हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस से, लेकिन अब तो पता नहीं वो कहां पहुंच चुकी हैं, किस किस चीज के बारे में, किस किस मुद्दे के बारे में बात कर रही हैं। तो कंगना रनौत ने जया बच्चन के इस पूरे रिमार्क पे, क्योंकि कंगना रनौत ने ये बात बोली थी इनिशियली प्राइमरीली, तो जया बच्चन ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो कंगना रनौत निकल कर आई, उन्होंने ये बात पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया जया बच्चन के ऊपर। और ये बात बोल दी कि मैम हम आपका साथ जरूर देते, मैं आपका साथ जरूर देती, लेकिन कैसा होता अगर आपके बच्चों के साथ ये सब चीजें होती, अगर आपकी बेटी को मारा पीटा जाता, अगर आपकी बेटी को जबरन ड्रग्स में धकेला जाता, अगर आपके बेटे की जो अभिषेक बच्चन है उसकी बॉडी सुसाइड करके उसकी बॉडी कहीं मिलती, कहीं लटकी हुई, तो आप ये सब बातें बोलती क्या। दूसरी उसके बाद इंजीनियर्स डे, तो जिन लोगों ने अपने पैसे जुटा के इंजीनियरिंग करी, जिन लोगों ने अपनी एड़ियां घिस घिस के इंजीनियरिंग करी है लिटरली 4-5 साल बैठ के, और जो लोग अब फाइनली इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगार बैठे हैं और 2-2 रुपए में मोदी जी के लिए ट्वीट कर रहे हैं, उन लोगों को मैं आज मुबारकबाद देना चाहता हूं इंजीनियर्स डे की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं और मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, और वो लोग जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर बन गए और आज की डेट में बेरोजगारी के अगेंस्ट सवाल उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उन सब लोगों को मैं विश करना चाहता हूं, उनके साथ में खड़ा हूं। और बेरोजगार दिवस 17 तारीख को बेरोजगार दिवस है, इसी बात पे मैं मेंशन करना चाहता हूं। बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो इस पूरे कैंपेन में इन्वॉल्व हैं, जो इस पूरे कैंपेन को चला रहे हैं कि 17 तारीख को बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। 17 तारीख को स्पेशल क्या है, 17 तारीख को फकीर चाचा का जन्मदिन है दोस्तों।
फकीर चाचा के जन्मदिन पे बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा। और ये बात मैं इसीलिए यहां पर दोबारा बोल रहा हूं अपनी वीडियोस में, क्योंकि मैं सपोर्ट देना चाहता हूं इस पूरे कैंपेन को। मैं चाहता हूं आप लोग भी इस कैंपेन को सपोर्ट करें। तो इंजीनियर्स डे ट्रेंड कर रहा है, उसके बाद जो चीज ट्रेंड कर रही है वो है मुगल्स। हमारे योगी जी जो कि कुछ भी काम नहीं करते, जिनको मुझे लगता है कि डेवलपमेंट से सख्त एलर्जी है, डेवलपमेंट का कोई काम जो हो वो उनसे कोसों कोसों दूर रहता है, भागता है उनसे। और जब भी कोई डेवलपमेंट की खबर हो तो वो हम डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ की तरफ से नहीं सुनते, लेकिन पोलराइजेशन करने की बात हो, माहौल को कम्युनल करने की बात हो और हेटरेट फैलाने की बात हो तो योगी आदित्यनाथ जो है खबरों में नंबर 1 पे रहते हैं। आज फिर से वो खबरों में नंबर 1 पे ही ऑलमोस्ट मान लीजिए। उन्होंने एक म्यूजियम बन रहा था, मुगल म्यूजियम, और उसको लेकर उन्होंने ये बात बोली है कि उसका नाम अब चेंज करके छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया है। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला है कि क्या मुगल्स हमारे हीरोज हो सकते हैं? डेफिनेटली नहीं, उन्होंने ऐसा बोला है। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको मुगल से इतनी प्रॉब्लम है, आपको मुगल से इतनी तकलीफ है, तो आखिरकार क्यों योगी जी, क्यों आप ताजमहल से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको सरकार में यूज करते हैं? आखिरकार क्यों लखनऊ के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि मुगलों की बनाई हुई हैं, जिन पे कि अब टैक्सेस वसूले जा रहे हैं, उस टैक्सेस से सरकार अपना पेट भरती है, या फिर ये कहा जाए कि पॉलिटिशियंस अपना पेट भरते हैं। आखिरकार क्यों ये हिपोक्रेसी करी जा रही है? अगर आपको मुगल से इतनी नफरत है तो आप कोई भी टैक्स मत लीजिए, कोई भी पैसा, कोई भी फीस मत लीजिए रेड फोर्ट के अंदर घुसने के लिए, या फिर ताजमहल के अंदर घुसने के लिए, या फिर लखनऊ में जो इमाम बाड़ा है वहां पर जाने के लिए किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं होनी चाहिए। ये सारी जगहों से जो पैसा आता है उसको आपको अपने से तो कोसों दूर रखना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे के मैटर पे आपकी सारी आइडियोलॉजीज बदल जाती हैं, आपके सारे विचार बदल जाते हैं, आपकी सारी चीजें तब निकल कर आती हैं जब कहीं आसपास इलेक्शन हो रहा होता है। दोस्तों इस टाइम पे, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आने वाला है और बिहार में इलेक्शन लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई बात नहीं है वहां पर करने के लिए, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करने के लिए। आज भी हम देख रहे हैं कि बिहार के बड़े बड़े नेता अगर उनको एम्स जाना होता है तो पटना के एम्स में नहीं जाते हैं, वो दिल्ली के एम्स में आ रहे हैं इलाज कराने। तो आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है? बिहार के हॉस्पिटल्स की हम फोटोज देखते हैं, पानी भरा हुआ है, बिहार के हॉस्पिटल्स में बाढ़ आ रही है। दोस्तों जब उत्तर प्रदेश की बात होती है, बड़ा खास प्रदेश है ये अगर बात करें हेल्थ इंडेक्स की तो सबसे वर्स्ट स्टेट है। अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन के बारे में तो मोदी जी का जो क्योटो जो सिटी है वाराणसी, वो भी जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, वो भी टॉप पोल्यूटेड सिटीज में से एक आती है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पोल्यूटेड स्टेट है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो सबसे वर्स्ट है। अगर हम बात करें कि एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स तो फिर से सबसे ज्यादा घटिया हालात उत्तर प्रदेश में देखे जाते हैं। लेकिन योगी जी उसके बाद एक मास्टर स्ट्रोक मारते हैं, वो 2-4 ऐसे काम कर देते हैं जिससे कि उनके जो हिंदू वोटर्स हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। और मैं हिंदू वोटर्स से ये बात कहना चाहता हूं, मेरी अपील है आप लोगों से कि ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं, कोई भी आपका कोई फायदा नहीं करने वाला है और इससे आप लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। मैं भी एक हिंदू हूं, मेरा इससे कोई फायदा नहीं होगा कि एक म्यूजियम का नाम मुगल म्यूजियम से बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम उसको दे दिया जाए। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी इज्जत करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं पूरा दिल से, और बहुत ग्रेट काम करे उन्होंने। लेकिन क्या एक म्यूजियम का नाम बदलने से मात्र हमारे प्रदेश में हेल्थ इंडेक्स बेटर हो जाएगा, एयर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो जाएगा? आखिरकार क्या होएगा ये सब चीजें करने से? लगातार हमने देखा है कि योगी जी ने नाम बदले हैं जगहों के। अपने हिंदू वोटर्स से ही पूछना चाहता हूं, जो योगी जी के हिंदू वोटर्स हैं, मोदी जी के अंधभक्त हैं जो, उनसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या इलाहाबाद प्रयागराज बनने के बाद वहां के क्राइम खत्म हो गए? क्या वहां जो एजुकेशन सिस्टम था वो चमक गया? क्या वहां जो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो बेस्ट हो चुकी हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ नाम बदल के आप लोगों को डैश बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, यही है एग्जैक्ट वर्ड्स जो मुझे यूज करने चाहिए। एक बड़ी न्यूज जो कि आज ट्रेंड करनी चाहिए और नहीं ट्रेंड कर रही है वो ये है कि सरकार ने पार्लियामेंट के पटल पे ये बात बोली है कि जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर थे, उनका कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है जिनकी मौत हुई, तो आखिरकार कॉम्पेंसेशन की बात ही कहां से आ जाती है? सरकार ने इतनी घटिया बात बोली है। इन्होंने इन माइग्रेंट लेबरर्स की मदद करी है सड़क पे जाके। आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी जहां पर मैंने लगातार माइग्रेंट लेबरर्स को खाना खिलाने की कोशिश करी, उन तक पहुंचने की कोशिश करी। मेरे पास कोई हेल्थ इक्विपमेंट नहीं था, मैं लिटरली
पॉलिथीन सर पे ओढ़ ओढ़ के, हाथ में पॉलिथीन पहन पहन के मैंने लोगों को हाथ में खाना बांटा है, केले दूध बांटने का बच्चों को काम किया है। और मैंने देखा है कि आखिरकार लोग 600 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे थे, मैं भूला नहीं उस बात को। लेकिन सरकार कितनी ज्यादा इनसेंसिटिव है इस चीज पे, ये देखकर आज मेरा खून खौल रहा है। और मैं जानता हूं कि देश के हर देशभक्त का, जो सच में देशभक्त है, ये बात सुन के उसका खून खौल उठेगा। उन लोगों के बारे में जरा सोचिए जिन्होंने अपने बच्चों की जान गंवाई है, जो लगातार सैकड़ों किलोमीटर चल के गए, बच्चों को अटैचियों पे रख रख के, आपको याद होंगे वो दृश्य, बच्चों की जान चली गई रास्ते में, महिला की जान चली गई, किसी आदमी की जान चली गई रास्ते में। उन लोगों के बारे में, उनके परिवार के बारे में सोचिए कि ऐसा स्टेटमेंट सुनने के बाद उनके परिवार पे क्या बीती होगी। जरा एक बार इस चीज को इमेजिन करके देखो, अगर तुम अंधभक्त हो, कि अगर तुम्हारे परिवार में से किसी की मृत्यु उस समय पे हो जाती और आज सरकार ये बात बोलती कि अगर हमारे पास तुम्हारे परिवार के व्यक्ति की मृत्यु का आंकड़ा ही नहीं है तो तुम्हारे को कंपेंसेशन देने की तो बात ही नहीं बनती। ये बात अगर सरकार बोलती तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे को कैसा फील होता। इसके बारे में प्राइम टाइम डिबेट्स होनी चाहिए कि सरकार आखिरकार पल्ला कैसे झाड़ सकती है। कोरोना वायरस की सिचुएशन और कोरोना वायरस पे एक अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाने के बाद जब प्रवासी मजदूर, जब डेली वेजर्स निकल के सड़क पे अपने घर जा रहे थे, उस चीज को सरकार इतने हल्के में आखिरकार कैसे ले सकती है अपनी गलती पे। जब से कल से पार्लियामेंट शुरू हुआ है, मैं वेट कर रहा हूं इस चीज की कि कब इस चीज पे निकल के सरकार एक जवाब देगी कि जो लोग अपने घर पैदल चल चल के गए उनको ये कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, या जो लोग घर पैदल चल के गए उसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं देश से। लेकिन सरकार ये सब नहीं बोल रही। सरकार जो बात बोल रही है वो अनदर लेवल घिनौनी बात है। इसके अलावा एक खबर दोस्तों और है जिसको ट्रेंड करना चाहिए, लेकिन जो अभी ट्रेंड नहीं कर रही है, वो ये कि टोयोटा, जो कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बड़े बड़े नेता जो हैं टोयोटा की गाड़ी में घूमते हैं, उसने आज ये बात बोली है कि हम इंडिया में अपना एक्सपेंशन को रोक रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर है। एक तरफ कहा जाता है कि बड़ी बड़े काम किए जा रहे हैं जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो देश के पूंजीपति या फिर बिजनेसमैन है, जो देश में कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, चलिए मान लीजिए टोयोटा तो जापान की कंपनी है, लेकिन जो भी देश की कंपनियां हैं या जो और भी कंपनियां यहां पर ऑपरेशंस कर रही हैं, उनको इस तरीके से मारने का काम किया जा रहा है। टोयोटा ने ये बात क्लियरली बोली है कि टैक्स की वजह से, टैक्स सिस्टम की वजह से वो अपने एक्सपेंशन पे हॉल्ट लगा रही। हो सकता है इस लिस्ट में जिसमें टोयोटा का नाम आया, इसमें कल होंडा भी आए, इसमें कल मारुति भी आए, इसमें महिंद्रा और सारी कंपनीज इवेंचुअली इसमें आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अंधभक्तों को लगेगा कि देश में सब चंगा सी। अब मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको असली न्यूज आके बता दूं। आपका काम ये सोचना है कि आखिरकार आप किस चीज का साथ देना चाहते हैं, उस गोदी मीडिया का जो आपको लगातार इधर उधर की बातों में उलझा के रखती है, या फिर मेरे जैसे लोगों का जो आपको सच्चाई निकल करके बताते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, वहां जाके आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर एक ज्वाइन का बटन भी है, उसको दबाकर भी आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट से मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी, मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिससे और लोग अवेयर होंगे, और फाइनली हमारा जो मिशन है उसमें हम लोग कामयाब होंगे कि अगली बार जब लोग वोट करने जाएं तो कमल के बटन से बहुत दूर रहें, कमल के बटन को दबाकर एक फूल ना बने। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।